कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी हम जुगुलर वेनस प्रेशर के टॉपिक पे आके पहुँचे। पिछली दफ़ा हमने प्रेशर वॉल्यूम लूप्स और उसके मुतालिक कुछ प्रॉब्लम को देखा था। पिछली बार हमने इस ग्राफ को देखा था, स्टडी किया था। अब बज़ाहिर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको अलग-अलग तरीके से और सिम्प्लीफाई करके पढ़ने में ही ज़्यादा बेहतरी है हमारी। तो ये टॉपिक्स पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुके थे, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हार्ड साउंड्स को हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। फिलहाल अभी हम जुगुलर वेनस प्रेशर ट्रेसिंग्स के ऊपर थे। अच्छा, ये जो है मैं थोड़ा सा समझा दिया था इसके कंपोनेंट्स को पिछली वीडियो में। तो आपने नॉर्मल को ध्यान में रखना, ये कुछ कंपोनेंट्स थे जो ए वेव जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा था, एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट। ठीक है, मैं अगर आपको रिवाइंड करा दूँ तो एक्स डिसेंट जो है वो एट्रियल रिलैक्सेशन को शो करता है और वाई डिसेंट वैसे होता नहीं है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और ये कार्डिक टेम्पोराल में जो है अक्सर औकात एब्सेंट होता है। तो ये आपने याद रखना, एक पैथोलॉजिकल पॉइंट है इसका, क्लिनिकल क्लिनिकली रिलेट करते हुए उन्हें। अभी हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पहली कंडीशन है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ए वेव जो है यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब उसकी वजह ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है और इतनी एबनॉर्मल की रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है कि एट्रिया को उस फिल होने का टाइम ही नहीं मिलता। तो एट्रिया में जब ब्लड फिल नहीं होगी तो जो उसके अंदर प्रेशर है वो डेवलप ही नहीं होगा। मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करती भी जाएगी तो प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा, तो उस वजह से ए वेव आपको गिरती रही है। इतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन होती है कि कोई भी रेगुलर कंट्रैक्शन नहीं हो पाती। ट्राइकस्पल रिवेजिटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है एक्स वेव आपकी एब्सेंट होती है। अब उसकी वजह ये है कि एक्स वेव आपको पता है कि ये जो है एट्रियल रिलैक्सेशन की वेव थी। अगर आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व रिगर्जिटेट कर रहा है, वापस एट्रिया की तरफ आ रहा है, तो एट्रियल जो प्रेशर रिलैक्सेशन का होगा, जो कि नीचे जाना चाहिए, वो वेव बीच में नहीं आएगी, ये सेगमेंट कट जाएगा। ठीक है, इसमें ब्लड सारी वेंट्रिकल्स के अंदर चली गई और एट्रिया का ताल्लुक वहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वॉल्व रिगर्जिटेट कर रहा है और ब्लड वापस से आ रही है, तो ये सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा, ये सेगमेंट नहीं हो पाएगा। तो वी वेव के साथ हम जुड़ जाएंगे। वी वेव क्या थी कि वी वेव अगेन एडिटिव प्रेशर की इंक्रीज पे, ठीक है, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करता है। अब ब्लड अगर ये अगर मिसाल के तौर पे अगर एट्रिया है और ब्लड वापस इसके अंदर आ रहा है, तो उसूलन तो इसका प्रेशर कम होना चाहिए था, लेकिन वो तो होगा नहीं अब, क्योंकि ब्लड इसके अंदर वापस से आ रहा है और वापस से इसके वॉल्स पे टकरा रहा है। तो अब क्या होगा कि इसका प्रेशर फिर से बढ़ता है, इसलिए ये दोनों वेव्स कनेक्ट कर जाएंगी और जो बीच में रिलैक्सेशन का फेस था वो कट जाएगा, क्योंकि एट्रिया दर हकीकत रिलैक्स हुआ ही नहीं, उसके अंदर प्रेशर वैसे का वैसा ही मेंटेन रहा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के मेरे बारे में आपसे बात है कि आपको याद रखें, और उसकी वजह ये है कि इसमें जो है वाई वेव काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। उसकी क्या वजह होती है कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस की पैथोलॉजी में आपको पता होता है कि हार्ट जो है ठीक से फिल नहीं हो पाती और उसकी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर उसकी उसकी रिलैक्सेशन के अंदर बेसिकली जो है वो लिमिटेशन लग जाती है। तो जब एट्रिया रिलैक्स करेगा और प्रेशर नीचे चला जाएगा, एक्स वेव आएगी, फिर वी वेव आएगी, जब उसकी रिलैक्सेशन उसकी कॉन्ट्रैक्शन दोबारा उसके अंदर प्रेशर दोबारा से बढ़ेगा, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होगा ना, तो उसके बाद एट्रिया को रिलैक्स होना चाहिए या पूरे हार्ट को जो है रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन वो सही तरीके से हो नहीं पाता। वेंट्रिकल सही तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाता। वेंट्रिकल सही तरीके से एक्सपैंड नहीं होंगे तो आपकी वाई वेव जो है वो ज़्यादा ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे वाई वेव इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, ये उनके बेस जो एट्रिया का जो स्टार्टिंग प्रेशर था उसके ऊपर आके ये ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि डिफेक्ट है, पूरी तरीके से सही तरीके से रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स की नहीं हो रही है, तो इस वजह से एट्रिया का प्रेशर तो ज़्यादा ही जो है ना नीचे चला जाएगा। और ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। कार्डिक टेम्पोनार्ड में वाई वेव एब्सेंट होती है और उसकी वजह ये होती है कि कार्डिक टेम्पोनार्ड में फिलिंग डिफेक्ट होता है। तो कार्डिक टेम्पोनार्ड में कंट्रैक्शन का डिफेक्ट होगा, तो उस वजह से जो फिलिंग डिफेक्ट होता है वो पूरी तरीके से इस वेव को
फॉर्मूले नहीं देता। मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर फिर से मैं एट्रिया का एग्जांपल लूँ, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में जब हार्ट एक्सपैंड करेगी तो वो एट्रिया के वॉल्स को जो है ना पुश करेंगे। कि अगर मैं आपको डायग्राम अगर मैं दिखा सकूँ, यही तो बना देते हैं कि ये जो है समझो ये एट्रिया है और ये जो है वो पेरिकार्डियम है। यहाँ पे कार्डियक टेम्पोरा यानी बीच में यहाँ पे फ्लूइड आ गई। तो हार्ट जब अ, बढ़ेगा डायमीटर में, जब हार्ट एक्सपैंड करेगा ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए, एट्रियाज रिलैक्स करेंगी, तो एट्रियाज के वॉल्स जो है ना साइड की तरफ खुलेंगे और चूँकि यहाँ पे फ्लूइड है तो ये ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसका थ्रेशर जो गिरना चाहिए था सही तरीके से, वो गिर नहीं पाएगा, बेस लाइन प्रेशर पे नहीं जाएगी, ये उल्टा ये और ऊपर चली जाएगी। कि अगर मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल वेव में दिखा सकूँ, तो इसे जो है अपनी बेस लाइन प्रेशर पे वापस आना था रिलैक्स करने के टाइम, जहाँ से उसने शुरुआत की। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है और ये ज़्यादा सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाएगी, तो ये फ्लूइड उल्टा और जो है ना फोर्स लगाएगा वॉल्स की तरफ और ये और प्रेशर इसका बढ़ा देगी, तो रीडिंग जो है और ऊपर से भी देगी। ऐसा देख सकते हैं ये रीडिंग यहाँ से वेव ऊपर से। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपने बस ये बात याद रखनी है, इसको उस तरीके से जो है लेके चलना है। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम लूप और वॉल्वुलर डिजीज को भी इस वीडियो पर डिस्कस कर लेते हैं। अब फिजियोलॉजिकली वो कैसे होता है वो मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अब ये कंडीशंस को समझने के लिए मैं आपको एक आसान तरीके बताऊंगा, कुछ आसान तरीक़ेकार बताऊंगा जिनसे आप आसानी से कंडीशन को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपने जो है कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये चारों कॉर्नर्स है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद जो भी चेंजेस आते हैं वो मैक्सिमम इन कॉर्नर्स से ही आते हैं और ये एरिया जो बीच में थे, इन कुछ पैरामीटर्स को आप दिमाग में रखेंगे तो मैक्सिमम चेंजेस आपके ऐसे ही आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे अगर वो आप सवाल में बोले कि एओर्टिक स्टेनोसिस है पेशेंट को, तो एओर्टिक स्टेनोसिस में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आफ्टर लोड बढ़ जाता है। अगर आपने पढ़ी हुई है तो ये आफ्टर लोड जो है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा फोर्स से हार्ट को प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा और एओर्टिक जो स्टेनोटिक वॉल्व है उसके साथ ब्लड को निकालना पड़ेगा उससे, सो ज़्यादा फोर्स से वो ब्लड निकलेगी। उसकी वजह से जो है आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आफ्टर लोड ये वाला कॉर्नर होता है। तो हम बेसिकली वो ग्राफ चूज़ करेंगे जिसका आफ्टर लोड बढ़ा हुआ होगा। अब उन्होंने ये ग्राफ दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका कॉर्नर बढ़ा है, क्योंकि कुछ और चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी और चेंज नहीं हो रहा, तो हम इस ग्राफ को चूज़ करेंगे। अब डिस्कस करने के लिए तो काफ़ी और भी चीज़ें हैं कि आप देख सकते हैं इसमें स्लो वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन वो सारी बातें जो है कॉम्प्लिकेट करने वाली बातें हो जाती है। ये बस आपको याद ऐसे रखना है कि ये कॉर्नर आफ्टर लोड इसका ऊपर हो जाएगा, तो ये जो है इस ग्राफ की शक्ल को ले लेगा इस तरीके से। कॉन्सेप्चुअली अगर आपको अ, बताना चाहूँ मैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम उसका कम हो जाता है और कॉन्सेप्चुअली ख्याल रखने के लिए आसान तरीका ये है कि क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतनी फोर्स के साथ कर रहा है, तो जो फिलिंग टाइम है बेसिकली वो कम हो जाएगा उसका। फिलिंग टाइम कम हो जाएगा तो क्योंकि वो ब्लड कम आएगा और ब्लड कम जाएगा, तो इसलिए जो है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से एंसिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंसिस्टोलिक वॉल्यूम उससे बढ़ जाता है क्योंकि जो कार्डिक साइकिल होती है वो ओवरऑल शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूमेट्रिक आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज बढ़ गया ना। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज इतना बढ़ जाता है कि जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा कम होता है वॉल्व दोबारा से बंद हो जाता है। जब यहाँ पे आके पहुँचता है तो वॉल्व दोबारा से बंद हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एओर्टिक वॉल्व जो है ओपन यहाँ पे होता है और क्लोज यहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्व से अपना प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि हार्ट को इतना कम टाइम मिलता है उन दोनों के बीच में वॉल्व खुले रखने का, कि जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर कम होता है वॉल्व दोबारा से बंद हो जाता है। यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व दोबारा से बंद हो जाता है, तो बाकी सारा ब्लड तो रहेगा ना हार्ट के अंदर, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम दर हकीकत वो कम हो जाता है कि इतना सारा ब्लड हार्ट के अंदर दोबारा रिटर्न हो गया और बच गया। और क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हार्ट को बढ़ाना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर तो वैसे भी बढ़ा हुआ होगा।
इससे सिस्टम में जाके वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, ये कॉम्प्लिकेशन है उसकी। अच्छा जी, एओर्टिक रिसैचुरेशन की तरफ हम जाते हैं, तो अगेन अपने कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करें और देखें कि ये किस वॉल्व के बारे में कह रहा है। अब एओर्टिक वॉल्व यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब इस ग्राफ जो मैंने पीछे दिया हुआ है, इसमें आप ये देखें कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, तो वॉल्व दोबारा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ खुल जाएगा। मिसाल के तौर पे एओर्टा ने वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एओर्टा ओपन हुआ। लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो एओर्टा जो है वो दोबारा खुल जाए, एओर्टिक वॉल्व जो है वो दोबारा खुल जाएगा। तो इसलिए इसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम उसका बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जब वो वॉल्व रिलैक्स होने के बाद दोबारा खुल गया, तो ब्लड जो है वो वापस आ जाएगा जो एओर्टा के अंदर है। यानी कि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ, ब्लड बाहर गई, वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स किया, वॉल्व क्लोज होना चाहिए, लेकिन वॉल्व ओपन हो गया, तो काफ़ी सारा ब्लड वापस आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इसलिए ब्लड ज़्यादा आता है रिलैक्सेशन के टाइम पे। वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो डायस्टोली के टाइम पे ब्लड ज़्यादा आता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये वही वाला ब्लड है जो एओर्टा में जाना चाहिए था आगे बॉडी की तरफ, लेकिन वापस आ गया और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज सही तरीके से होता नहीं है, क्योंकि वॉल्व बंद ही नहीं होता। अच्छा, ये जो साथ में ग्राफ बने आ रहे हैं ना, ये भी आपको देखना है ज़रूरी, ये आपको ज़रूरी देखना है। और ये जो ग्राफ्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये भी पेपर पेपर के अंदर आता है, तो आप दोनों के ऊपर, कर्व के ऊपर भी ध्यान दें और ट्रेसिंग के ऊपर भी ध्यान दें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से इसके अंदर जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज होता नहीं है। आगे हम चले माइटोसिनोसिस के ऊपर। तो माइटोसिनोसिस में अगेन आपको कॉर्नर्स देखने, अपने कॉर्नर्स को लेवल करना है। माइटोसिनोसिस में क्योंकि माइटल वॉल्व का कॉर्नर यहाँ पे होता है और माइटल वॉल्व ओपन होता है और वॉल्यूम वेंट्रिकल के अंदर आता है। अब माइटोसिनोसिस की वजह ये है, ये कर्व बनाने की, इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम आपका काफ़ी कम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम इसलिए होता है क्योंकि वो इतने प्रेशर के बाद खुलता है, माइटल वॉल्व इतने प्रेशर के बाद खुलता है कि जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप होने लगता है, वॉल्व जल्दी से बंद हो जाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो ब्लड आता है हार्ट के अंदर वो कम हो जाता है। अगेन वही एओर्टिक वाली कहानी है, बस वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है। उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा आप, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एंड सिस्टोलिक आया ही कम था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ही कम था, जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ है। माइटल वॉल्व का खुलना इतना एफिशिएंट नहीं था और वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं हो पाई सही तरीके से, तो इसलिए एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो जाता है और सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो वैसे ही कम हो जाता है। एट्रियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है कि एट्रिया को पुश करना है स्टेनोटिक माइटल वॉल्व के अगेंस्ट, तो इसलिए लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होता है। और अभी माइटल रिगर्जिटेशन में अगेन इसमें कोई आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्व की क्लोजिंग सही से नहीं हो रही, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज नहीं हो पाएगा। और इसका ग्राफ भी कुछ उसी तरीके से लगता है, बस इसका जो प्रॉब्लम होगा वो नीचे की साइड पे होगा। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का प्रॉब्लम ऊपर से ये वाइट सा, ये ग्राफ दोनों के इरेगुलर होंगे, ग्राफ दोनों के इरेगुलर होंगे, सिर्फ स्टेनोसिस वालों के जो है शेप में होता है, लेकिन रिगर्जिटेशन के ग्राफ दोनों के इरेगुलर। बस फ़र्क ये होगा कि माइटल का जो लोअर पोर्शन है ये ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि ये माइटल वॉल्व को जो है शो करता है, और एओर्टिक वॉल्व का जो अपर पोर्शन है ये ख़राब होगा, तो एओर्टिक वॉल्व शो। ठीक है, क्वालिटीज़ को देख सकते हैं कि इसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसा कि उसके अंदर भी था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि माइटल वॉल्व खुल जाता है तो फिर जो जो सिस्टोली के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद, रिलैक्सेशन के बाद जो जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, तो माइटल वॉल्व को उस वक्त बंद होना चाहिए वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन से। नहीं, इसको ज़रा आप फिर से स्टडी करते हैं। माइटल वॉल्व को उसको खुलना चाहिए। अब देखिए जैसे वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस वक्त माइटल वॉल्व को बंद होना चाहिए, लेकिन उस वक्त माइटल वॉल्व खुल जाता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस वक्त जब माइटल वॉल्व खुल जाएगा, तो जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड है, जैसे कि ये वेंट्रिकल्स है और ये आपके एट्रियम है, तो और ये जो है वॉल्व है,
तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इसको बंद रहना चाहिए माइटरल वॉल्व्स को, और एओर्टिक वॉल्व्स को खुलना चाहिए। होता ये है कि ये भी खुल जाता है तो वेंट्रिकल में काफ़ी ब्लड जो है वो माइटरल वॉल्व के अंदर वापस एट्रिया के अंदर वापस आ जाता है माइटरल वॉल्व के थ्रू। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इससे कम हो जाता है, एंड डायस्टोलिक इससे बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्लड इसके अंदर वापस गया है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, उसको वापस भी तो आना है ना, उसको वापस वेंट्रिकल के अंदर आना है। तो अगली दफ़ा जब कार्डियक साइकिल दोबारा मैं आपको रिपीट करेगी और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे ताकि ये माइटरल वॉल्व खुल जाए, तो जो पिछली साइकिल का जो ब्लड इसके अंदर जमा हुआ था ना, वो वापस आता है। इस तरीके से जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि टेक्निकली हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, पिछली कार्डियक साइकिल का भी, इस कार्डियक साइकिल का भी, उससे स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। इन चीज़ों को याद रखना है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। अच्छा, मैं स्ट्रेसिंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये जो ऊपर वाले ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो आपका ट्रेसिंग है पर्पल वाली, वो आपके, पहले तो हम लोग यहाँ पे कॉर्नर्स को देख लेते हैं कि ये जो आपके 4 कॉर्नर्स है, वैसे ही जैसे कि हमने प्रेशर वॉल्यूम ऊपर देखा था, आपको आइडेंटिफाई करना है। ऊपर के दो एयोर्टिक वाले, पहले एयोर्टिक वॉल्व ओपन होता है फिर क्लोज होता है। नीचे के दो माइट्रल वॉल्व वाले, पहले माइट्रल वॉल्व क्लोज होता है फिर ओपन हो, ठीक है। अब एयोर्टिक प्रेशर जो है वो इस लाइन से शो हो रहा है, तो एयोर्टिक प्रेशर है, और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो डॉटेड लाइन से शो, और ये जो बीच में पर्पल कलर की लाइन है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर को जनरेट कर रही है। एक एस्पेक्ट मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सारा ग्राफ समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक एस्पेक्ट आपको समझाऊँ, एओर्टा का प्रेशर ये है, एओर्टा का प्रेशर वैसे ही हाई होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर ये है। जब वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से बढ़ेगा, तभी एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा ना, तभी यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा। लाइकवाइज जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा एओर्टा से, तो वॉल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए। इस पॉइंट पे इस वॉल्व खुला था ताकि ब्लड एओर्टा के अंदर जाए, इस वक्त बंद हो जाएगा ताकि ब्लड जो है वापस ना आ जाए। हाईएस्ट प्रेशर टू द लोएस्ट प्रेशर मूव करता है ना ब्लड, तो एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा फिजियोलॉजिकली, तो इसलिए वॉल्व उसको रोक देता है। वैसे ही यहाँ पे जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से, तो वेंट्रिकल से एट्रियम तक मूवमेंट हो जाएगी ब्लड की, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जाए, तो माइटरल वॉल्व यहाँ पे बंद हो जाता है। और वैसे ही अगर वेंट्रिकल का प्रेशर माइटरल वॉल्व से कम हो जाए, तो हम चाहते हैं ये कि माइटरल वॉल्व से वेंट्रिकल में ब्लड जाए, ये सही मूवमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे जो है वॉल्व को खोल देते हैं। इसको ज़रा 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको एक ग्राफ पता चल जाएगा, ये काफ़ी ईजी है। इसमें बस आपको एक कॉर्नर याद रखने और इस सिचुएशन को याद रख लें जो यहाँ पे हो रही है, और इसी तरीके से आप जो है जिस ग्राफ एनी ट्रेसिंग को मैनिपुलेट कर पाएंगे। इसी केस में अब हमने कहा था कि ये जो लाइन है ये एओर्टिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, इसमें ये वाली लाइन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि वॉल भी सिनोटिक हो गया है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर आप देख सकते हैं इतना ऊपर जा रहा है कि एओर्टा को भी सरपास कर रहा है, तभी जाके वॉल्व खुलेगा। वैसे ही यहाँ पे रीगर्जिटेट होगा वॉल्व, तो आप देख सकते हैं कि ये वॉल्व कितने कम प्रेशर पे खुल रहा है, कि जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, एओर्टा से थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ा, वॉल्व जो है खुलने लग गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरफ खुलेगा, लेकिन रिगर्जिटेशन में यहाँ पे खुलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ही प्रेशर आगे बढ़ेगा तो वॉल्व को पुश कर जाएगा। वॉल्व इनकॉम्पिटेंट है तो वो उसको पुश कर जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है कि ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वॉल्व खुलेगा, यहाँ पे बंद होगा। ये जो डिफरेंस है इसमें पल्स प्रेशर के ऊपर बहुत सारा डिफरेंस आता है, ये जो मैं अब पॉइंट कर रहा हूँ, तो पल्स प्रेशर के ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंस आता है। वैसे माइटोसिनोसिस आप देख सकते हैं कि उसूलन तो इसको याद होना चाहिए लाइन को, लेकिन क्योंकि ये वॉल्व तभी खुलेगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इसको एक्सीड कर जाए, और लेफ्ट एट्रियम में वैसे ही ज़्यादा प्रेशर है, सो इसलिए ये लाइन ऑटोमेटिकली ऊपर हो गई और यहाँ पे स्पेस बन गया, यहाँ पे ये सारा स्पेस बन, क्योंकि वेंट्रिकल को हम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है माइटरल वॉल्व से खुलने के लिए। और माइटरल रिगर्जिटेशन में आप देख सकते हो कि वॉल्व तो पहले से ही खुल जाएगा,
जैसे कि नॉर्मली वो खुलता है। लेकिन जब उसको बंद होना चाहिए, कि जब उसका प्रेशर यहाँ पे नीचे आ रहा है और वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, तो जब उसको बंद होना चाहिए, उसको उसको यहाँ भी खुलना चाहिए, वो पहले खुल जाता है क्योंकि माइटल वॉल्स के अंदर वो कैपेसिटी नहीं बची, वो स्ट्रेंथ ही नहीं बची, वो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं बची है कि वो अपने आप को बंद रख पाए। जैसे ही प्रेशर थोड़ा-सा कम होने लगता है, वो जल्दी खुल जाता है। तो ये काफ़ी ईज़ी है याद रखना, मुश्किल नहीं, ट्रेसिंग तो काफ़ी ईज़ी है, बाकी लूप का मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। ट्रेसिंग काफ़ी ईज़ी है याद रखना, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।